हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का पार्ट 2 चैप्टर लाइट का लेके आए हैं। जो आपको पता है कि हम प्रीवियस में फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं और इसमें आपको हम बता देते हैं कि हम चैप्टर वाई एनालिसिस करा रहे हैं। जो 2018 से 2022 तक जो प्रश्न रेलवे द्वारा पूछा गया है उसी प्रीवियस को अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करवा रहे हैं। आपको हम बता देते हैं कि इस चैनल पर साथ में केमिस्ट्री का भी शुरू कर दिया गया है और एनटीपीसी का मैथ भी चल रहा है। मैथ के साथ साथ जीए का भी पार्ट आ रहा है। आपको पता है कि जीए का भी हम 40 प्रश्न लेके आते हैं, एनालिसिस करवाते हैं, जो एक दिन बीच करके आता है। तो बता देते हैं कि जिनको भी एलपी टेक्नीशियन जेई के साथ आरपीएफ का पेपर लगा हुआ है तो आप यहां से फास्ट रिवीजन करवा सकते हैं और साथ में आपको हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एनालिसिस करवाएंगे और कंसेप्ट भी बताएंगे। तो चलते हैं, इसका फर्स्ट क्लास हो गया है, दूसरा क्लास हम लेके आए हैं जो इसमें 60 प्रश्न तक हो गया था। आज हम 61 प्रश्न से शुरू करेंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न में बोला गया है, देखिएगा, बोला है कि प्रकाश के एक पुंज का द्रव में तैरता कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे ये बताइए कि आप एक गिलास में पानी ले लीजिएगा और इसमें छोटे छोटे कण होता है और इससे जब प्रकाश गुजारिएगा तो ये प्रकाश है जो बिखरना शुरू कर देगा। प्रकाश बाहर निकलेगा जो बिखरना शुरू कर देता है, तो यही प्रकाश का टिंडल प्रभाव कहलाता है। आपको हम बता देते हैं कि ये प्रकीर्णन की घटना के साथ भी घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि अवतल लेंस, देखिएगा, बोला है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी। बोला है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी। आपको हम बता देते हैं कि अवतल लेंस का हम फिगरे बना देते हैं। ऑप्शन दूसरा पेज में जाएगा। जैसे ए बताइए कि अवतल लेंस हो गया, आपको पता है कि ए हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, ये फोकस हो गया, ए फोकस है। अगर हम बात करते हैं कि ये हो गया फोकस, तो अगर यहाँ से प्रकाश जब निकालिएगा तो प्रकाश है जो सीधे भागेगा और प्रकाश सीधे निकल जाएगा, तो यहाँ से काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा कहाँ, तो ये फोकस पर बनाता है। कहाँ बनाता है, तो फोकस पर बनाता है। तो यही प्रश्न आपको पूछा गया है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत, देखिए यही प्रतीत होता है, जो देख रहे हैं ना, यही प्रतीत होता है। मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी, तो वो फोकस से होकर निकलेगी। कहाँ से, तो फोकस से होकर निकलेगी। तो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में दिया गया है, बोला है कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें बोला है कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसको क्या हम कहते हैं। जैसे जो वस्तुएं जो अपना स्वयं रोशनी उत्पादित करते हैं उसे चमकदार वस्तु कहते हैं। जैसे आपको बता देते हैं कि सूर्य हो गया, बाती जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, वो सबका खुद का प्रकाश होता है। तो उसी तरीक़ा से चमकदार जो वस्तुएं होता है वही बोला है कि अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है, तो कौन सा होता है, तो चमकदार वस्तु होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, तो आपको पता है कि घास का रंग हो या कोई भी कलर हो, हरा तभी दिखाई देता है जब वो कलर है जो हमारे आंखों पर परिवर्तित किया जाता है। तो प्रश्न में बोला है अगला फर्स्ट ऑप्शन में कि हरे रंग का प्रकाश वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, हरा दिखाई दे रहा है, एक मतलब है कि जो कलर आया है जो हमारे आंखों पर परिवर्तित कर रहा है, कौन सा, तो हरे कलर का। तो बोला हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि किस वर्ष में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। बोला है कि किस वर्ष ने ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, तो 1676 में मापा था। अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश के बारे में अगर बात करेगा तो प्रकाश के बारे में बोला था कि प्रकाश एक कण है। प्रकाश एक कण है, तो कण के बारे में कौन बोला था, तो बोला था न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश एक कण है। जबकि हाइजन के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। हाइजन के अनुसार प्रकाश एक तरंग है और न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक कण है। एक कण को साबित कौन किया था, तो आइंस्टीन ने साबित किया था। आइंस्टीन ने साबित किया था। और कब साबित किया था, तो 1905 में साबित किया था। और इसीलिए इनको परावैद्युत सिद्धांत पर उसका नोबेल प्राइज दिया गया था 1921 में। 1921 में परावैद्युत सिद्धांत के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। कब, तो 1921 में दिया गया था। फिर हम बात करते हैं कि हाइजन तरंग के बारे में। तो आपको पता है कि तरंग को साबित कौन किया था, तो यंग ने साबित किया था। तरंग को साबित कौन किया था, तो तरंग को साबित किया था यंग ने। अगर बोलेगा कि बताइए कि हाइजन ने बताया कि प्रकाश एक तरंग है और इसको साबित कौन किया, तो साबित किया था यंग ने। जो साबित किया था, अगर हम बात करते हैं तो साबित किया था यंग ने। और कौन सी विधि से, तो व्यक्तिकरण की विधि से, व्यक्तिकरण मेथड से साबित किया था। अगले प्रश्न देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देना वाली एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है। बोला है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई क्यों देता है। तो कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, यह अपवर्तन की वजह से होता है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव से होता है, और ये बोलता है कि यह लंबन पैरेलल त्रुटि की वजह से होता है। तो आपको पता है कि बोला है कि सूर्य की रोशनी जो हरे रंग का दिखाई देता है वो कपड़ा के लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है। क्यों, तो काले रंग का दिखाई जो देता है वो आपको पता है कि कपड़ा का रंग तरंग आयाम की पूर्णता अवशोषित कर लेता है। कपड़ा का लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णता अवशोषित कर लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि आवर्धक शीशा होता है। आवर्धक शीशा होता है, तो आवर्धक शीशा कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। आवर्धक शीशा होता है उत्तल लेंस। अगर उत्तल दर्पण का बात करेगा तो ओनली काल्पनिक, ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो बनाता है काल्पनिक। ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो काल्पनिक बनाता है। काल्पनिक के साथ साथ बनाता है सीधा, और सीधा के साथ साथ बनाता है छोटा। एक ही प्रतिबिंब बनेबे करता है। उत्तल दर्पण काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आपको अवतल लेंस भी यही घटना देखने को मिलता है। जो उत्तल दर्पण में देखने को मिलता है वही अवतल लेंस में काल्पनिक, सीधा और छोटा। अगर अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का बात करेगा तो इसमें अवतल दर्पण का अगर बात करेगा तो इसमें वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, और साथ में बड़ा छोटा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आवर्धक शीशा क्या होता है, तो उत्तल लेंस बनाता है। आवर्धक शीशा उत्तल लेंस बनाता है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन सा विभाजित कर सकता है। सूरज की रोशनी को उसके संघटक में, मतलब संघटक के रंगों में कौन सा विभाजित कर सकता है, तो प्रिज्म कर सकता है। कौन करेगा, तो प्रिज्म विभाजित कर सकता है।
आपको पता है कि कौन करेगा, तो प्रिज्म करेगा। प्रिज्म का अगर बात करिएगा तो आपको पता है कि आइजैक न्यूटन ने जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश गुजारा था, प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश जब यहाँ से गुजारा था तो ये 7 रंगों में विभक्त हो गया था, 7 रंगों में विभक्त हो गया था, 7 रंगों में विभक्त हो गया था। तो वही बोला है कि सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन सा विभाजित करता है, तो विभाजित करता है कौन, तो प्रिज्म करता है। अगर यहीं से प्रश्न बोलेगा कि बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस में देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा अगर प्रकीर्णन पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस में देखने को मिलता है, तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है उसमें, तो बैगनी कलर में, बैगनी कलर में देखने को मिलता है, बैगनी में मिलता है। और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस में देखने को मिलता है, तो लाल में देखने को मिलता है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल में और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैगनी में, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैगनी में और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल में देखने को मिलता है। बता देते हैं, ये बताइए कि लाल में तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, तरंगदैर्घ्य का अगर बात करेगा तो सबसे ज़्यादा, लेकिन वही पूछेगा कि बताइए कि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, तो बैगनी में प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि एक साधारण आवर्धक गिलास में निम्न शामिल होता है, एक साधारण आवर्धक गिलास में क्या शामिल होता है। तो ये बताइए कि आवर्धक गिलास का अगर बात करेगा कि एक साधारण आवर्धक गिलास में क्या शामिल होता है, तो छोटी फोकल लंबाई का उत्तल लेंस शामिल होता है, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला है कि एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वो किसका उदाहरण है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वो किसका उदाहरण है। तो टेढ़ा दिखता है अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाता है। डूबी हुई सिक्का भी टेढ़ा तैरता हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वो किसके कारण दिखता है, तो अपवर्तन के कारण। अपवर्तन की घटना कब होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है, जब एक माध्यम से मानते हैं कि एक माध्यम होकर इस सघन माध्यम मानते हैं और इसको हम मान लेते हैं कि विरल माध्यम है। तो यहाँ से जब प्रकाश जाएगा तो ये अभिलंब की ओर से दूर भागेगा, ये जो अभिलंब है इससे क्या होगा, तो दूर भागेगा। तो यह घटना किस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है अपवर्तन किसमें, तो अपवर्तन में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, बोला है कि हीरे की चमक किसका योगदान नहीं है, हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है। तो देखिएगा कुल आंतरिक परिवर्तन इसका योगदान है। बोला हीरे के उच्च अपवर्तनांक, देखिए हीरे का उच्च अपवर्तनांक जितना चमक बढ़ता है जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है तो ये भी सही है। फिर बोलता है बिखराव भी है, देखिएगा हीरा का बिखराव भी होता है चमक का। हीरे के निम्न अपवर्तनांक सूचकांक बोला ये गलत है, उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक होता है 1.003। याद करने का तरीका बताते हैं कि लास्ट में जो 3 है तो 0 भी 3 बैठाइएगा, डेसिमल के बाद 0 भी 3 बैठाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना होता है, तो 1.0003 होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव है जो गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, रिफ्रैक्टिव गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि निर्वात से एक माध्यम में
निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा क्या होता है? किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा क्या होता है? तो 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है पूर्ण अपवर्तनांक। बोला कि किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? तो 1 से अधिक होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि रात के समय तारों का टिमटिमाना के कारण क्या है? तो रात के समय तारों का टिमटिमाना जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन का अगर बात करिएगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन से जैसे कि देखिएगा सूर्य का लाल दिखना, सूर्य का डूबते हुए सूर्य का लाल दिखना, तो डूबते हुए सूर्य का जो लाल दिखता है वो किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, उसी तरीक़ा से अगर प्रकाश का प्रवर्तन का अगर बात करिएगा तो प्रकाश का प्रवर्तन है जो जिस आपतित किरण और परावर्तित किरण जो मतलब कि दर्पण से अगर टकराता है और फिर पुनः वही माध्यम में वापस लौट जाता है, वही कहलाता है प्रकाश का प्रवर्तन। हम बताते हैं आपको कि मानते ही कोई किरणें आया और ये समतल दर्पण पर टकरा कर फिर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रात के समय तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न है कि किसी माध्यम में बोलता है कि किसी माध्यम में देखिएगा, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को कहा जाता है। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपवर्तन। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन कहा जाता है। अगर अपवर्तन का अगर बात करिएगा तो 2 केस यहाँ याद रखिएगा जो हम बता देते हैं आपको, 2 केस इसमें याद रखिएगा। एक सेकंड, ये बताइए कि जैसे मान लेते हैं कि ये विरल माध्यम है, ये विरल है, और अगर मानते हैं कि ये सघन माध्यम है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजिएगा तो इसको जाना चाहिए था सीधा ना जाकर यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो क्यों झुकेगा? क्योंकि जो जिस माध्यम से आ रहा था वो विरल था और जिस माध्यम में प्रवेश किया वो सघन है, तो ये बताइए कि वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन यही केस एक और हम बताते हैं आपको, अगर हम बताइएगा तो ए मानते हैं कि ए हुआ सघन, ए हुआ क्या? तो सघन, और ए हो गया विरल। अगर यहाँ से प्रकाश की किरणें अगर भेजिएगा तो विरल रहने के माध्यम से इसको जाना चाहिए था किस माध्यम से? अभिलंब की ओर, लेकिन ये भाग जाता है कहाँ? तो दूर भाग जाता है। तो आपसे प्रश्न में बोलेगा कि बताइए अपवर्तन की घटना के अनुसार बताइए कि सघन माध्यम से अगर किरणें विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर सटेगा या दूर भागेगा? तो सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, और अगर विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर सटेगा, जो देखिए यहाँ सटा है। तो अपवर्तन की कुछ फैक्ट याद रखिएगा जो बताए हैं, ग्रुप डी में पेपर में आया भी है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग एक देरी हो सकती है। आपको बता देते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में जो टाइमिंग का डिफरेंस होता है वो 2 मिनट तक होती है। कितना? तो 2 मिनट का होता है। वही प्रश्न बोला है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट तक की देरी हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थ के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है। बोला है कि कौन सा विकल्प है जो कुछ निश्चित पदार्थ के अपवर्तनांक सूचकांक को आरोही क्रम को दर्शाता है, छोटा से बड़ा मतलब कि कम से ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि बर्फ
बर्फ से फिर होता है केरोसिन का, केरोसिन से होता है बेंजीन का, बेंजीन से होता है सेंधा नमक का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न में बोला है कि कौन सा विकल्प है जो कुछ निश्चित पदार्थ के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है, तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी, बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में दिया गया है, बोला है, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। हम बता देते हैं कि अपवर्तनांक का मतलब होता है सघनता, संघनन भी आप कह सकते हैं। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, तो संघनन होता है, संघनन होता है। तो अपवर्तनांक का मतलब संघनन, मतलब कि कितना घना घना को हम संघनन बोलते हैं। तो जितना घना होगा उसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा। तो ये बताइए कि पेट्रोल के तुलना में, तेल के तुलना में और हीरा के तुलना में सबसे कम होता है किसका, तो हवा का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसके साथ देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक देखने को मिलता है हीरा के साथ। सबसे ज़्यादा किसके साथ, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक देखने को मिलता है किसके साथ, तो हीरा के साथ मिलता है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहा जाता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें आके मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। आपको पता है कि जिसे हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस, उसी तरीक़ा से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अगर बात करिएगा, तो अवतल दर्पण का अगर फिगर बनाइएगा तो इस तरीक़ा से अवतल दर्पण बनेगा। और ये अवतल दर्पण का हम शेप बनाए हैं। ये बताइए, ये जो है, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस। अगर हम बात करते हैं, ये हो गया फोकस। अगर बात करते हैं तो ये हो गया क्या चीज़, सेंटर, ये हो गया सेंटर। तो अगर हम बात करिएगा कि अगर कोई भी किरणें अगर आती है, तो किरणें आती है तो कहाँ मिलती है, आके फोकस पर मिलती है। कोई भी किरणें अगर आती है तो कहाँ मिलती है, तो फोकस पर मिलती है। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से आपसे प्रश्न में बोला है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहा जाता है, तो फोकस कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ अवतल दर्पण से प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो हम आपको समझा देते हैं। जैसे मानते हैं कि ये हम अवतल दर्पण का बनाएं और ये अवतल दर्पण है। अगर मानते हैं कि ये हो गया पोल, हो गया, आपको पता है कि ये हो गया फोकस, और ये बताइए कि ये हो गया सेंटर, और ये हो गया अनंत। अगर इस यहाँ से किरणें अगर जाती है तो ये बताइए कि दर्पण से तो टकराएगा। तो दर्पण से टकराता है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है। इसको हम बोलते हैं, जो एक खींचा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलते हैं, या इसी को प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। लिख लीजिएगा, इसी को प्रधान अक्ष भी बोलते हैं, इसी को प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष कहिए या प्रधान अक्ष कहिए। अब ये बताइए कि जो भी किरणें अगर अनंत से गया है तो ये किरणें समांतर जाती है, मुख्य अक्ष का फोकस पर आके मिलती है। अगर कोई भी किरण अगर फोकस से निकलती है तो फिर समांतर कहाँ, तो मुख्य अक्ष से वापस निकल जाता है। और ये घटना किसके साथ है, समांतर का केस होता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के साथ होता है। तो आपसे प्रश्न में सीधा पूछा जाता है, ग्रुप टी का प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि बताइए कि कौन सा है जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें बनाता है। तो एक उत्तल लेंस बनाता है, एक अवतल दर्पण बनाता है। तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो फोकस। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है। कौन सा दर्पण का प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है। तो ये बताइए कि दर्पण का प्रतिबिंब अगर सतह पर बोल दिया है तो सतह पर किसका होता है, तो पोल का होता है। आपको पता है कि मानते हैं कि गोलीय दर्पण हो गया, ये जो बनाए गोलीय दर्पण हो गया। और ये गोलीय दर्पण जो हम बनाए हैं, तो आपको पता है यहाँ पोल होगा, तब पोल होगा तो ये जो सतह का बात कर रहा है कि बताइए कि प्रतिबिंब जो सतह पर बनेगा, तो सतह पर तो पोले पर बनेगा। तो यही पूछा भी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दर्पण का प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है, तो पोल पर। कहाँ, तो पोल पर। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला कि एक दर्पण का वक्रता, बोला है कि एक दर्पण का वक्रता फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ये बताइए कि एक रिलेशन याद रखिएगा, एफ बराबर r/2। अगर ये कहाँ से आया वो भी आपको हम बता देते हैं। अगर ले लीजिए अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण लीजिएगा तो ये होता है पोल, ये होता है फोकस, ये होता है फोकस, और ये होता है सेंटर।
सेंटर। तो आपको पता है कि सेंटर से अगर पोल के बीच देखिएगा दूरी, इस सेंटर और पोल के बीच दूरी देखिएगा तो वो होता है आर। आपको पता है कि रेडियस, जैसे व्यास का आधा करिएगा तो रेडियस मिलेगा। और ये बताइए कि रेडियस के बीच में, सेंटर और पोल के बीच में कौन है, तो फोकस। तो ये बताइए कि एफ अगर निकालना रहेगा तो एफ तो निकाल सकते हैं r/2। एफ बराबर क्या होगा, r/2। तो यहाँ r बराबर क्या निकालिएगा, तो r बराबर यहाँ 2f हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, तो 2f हो जाएगा। r बराबर 2f हो जाएगा, जो राइट आंसर है कि r बराबर 2f। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है, बोला कि किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होता है। बोला कि किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, एक आपतित किरण और एक परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। ये बताइए कि ये हो गया समतल दर्पण, बना लेते हैं। ये हो गया समतल दर्पण हो गया, और यहाँ से कोई किरणें आपतित होती है, ये हो गया आपतित, और यहाँ से कोई किरणें फिर परावर्तित होती हैं। और आपको पता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में होता है ये अभिलंब हो गया। तो ये हो गया आपतन कोण, और ये जो हो गया ये हो गया परावर्तन कोण, और तीनों आके कहाँ मिलता है, तो एक ही तल में मिलता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों होता है जो एक ही तल में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि अपवर्तन कोण में या परावर्तन कोण में दोनों की घटना होता है, जो तीनों आके अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण कहाँ मिलता है, तो एक ही सतह पर मिलता है। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है कि किसी स्थिति एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर मिलता है तो कौन सा होता है, तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों होता है। अपवर्तन और परावर्तन दोनों होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। प्रकाशिक तंतु हो गया, हीरा हो गया, मृचिका का बनना हो गया, वो सब काम करता है किस पर, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जैसे हीरा का चमकना, हीरा का चमकना हो गया, उसी तरीक़े से मृचिका बनना, मृच का बनना, ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। अगर विसरण का अगर बात करेगा तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह, निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह विसरण के कारण होता है। और आपको प्रकीर्णन के बारे में पता ही है कि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो बैगनी का होता है। प्रकीर्णन मतलब क्षय हो जाना, और सबसे ज़्यादा क्षय किसका होता है, बैगनी का। सबसे कम प्रकीर्णन किसको देखने को मिलता है, तो लाल को देखने को मिलता है। और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य का अगर बात करेगा कि लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से याद रखिएगा। तो ये बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि इस प्रश्न में है, देखिएगा, बोला है कि परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या कहलाता है। परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं वो वास्तविक होता है। आपको हम बता देते हैं कि चाहे तो स्क्रीन पर देखना हो या पर्दे पर उतारा जा सकता है तो ओनली वास्तविक ही उतारा जा सकता है। काल्पनिक है जो पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इसीलिए बोला कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं तो काल्पनिक नहीं देखेंगे। काल्पनिक का ही दूसरा नाम आभासी है। और सीधा पर नहीं देखेंगे, कहा कि सीधा कौन बनाता है, काल्पनिक बनाता है। तो हम कैसा किस पर देखेंगे, तो वास्तविक पर देखेंगे। कभी भी बोल दे कि कौन सा वास्तविक पर्दे पर उतारा जा सकता है या स्क्रीन पर देखा जा सकता है, तो मारिएगा वास्तविक लेंस। कौन सा, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाएगा वो पर्दे पर उतारा भी जा सकता है और स्क्रीन पर देखा भी जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या है। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है। चीन प्रपाटी में आपको पता है कि चीन प्रपाटी पढ़े होंगे तो बाईं साइड होता है माइनस और दाहिने साइड होता है प्लस, और इसको माना जाता है पोल, इसको माना जाता है पोल। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम मान ले उत्तल और अवतल लेके हम देखते हैं कौन सा उत्तल लेंस बोला है, तो आपको पता है कि ये हो गया उत्तल लेंस।
और उत्तल लेंस का हो गया तो यहाँ से देखिएगा तो इसका फोकस हो गया कहाँ, तो ये फोकस हो गया, ठीक है। तो ये फोकस जा रहा है दाहिने साइड, तो ये बताइए कि इसका क्या हो जाएगा, तो धनात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम अवतल लेंस का अगर बात करिएगा तो अवतल लेंस का आपको पता है कि अवतल लेंस का फोकस होता है बाएं साइड, तो फोकस होता है अवतल लेंस का बाएं साइड, तो बाएं साइड होता है नेगेटिव। अगर पोल से लीजिएगा तो बाएं साइड होता है क्या चीज़, नेगेटिव, तो इसका फोकस जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से आप एक शब्द में याद कर सकते हैं कि चाहे तो उत्तल लेंस पूछ ले उत्तल लेंस पूछ ले या उत्तल दर्पण पूछ ले, उत्तल दर्पण पूछ ले, दोनों का फोकस क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। अगर पूछ ले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण पूछ ले या अवतल लेंस पूछ ले, अवतल लेंस पूछ ले, ये दोनों का फोकस क्या होता है, तो नेगेटिव होता है, ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु के उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। यहाँ कंसेप्ट अगर आप पढ़े होंगे उत्तल लेंस के बारे में तो हम यहाँ शॉर्ट में हम बता देते हैं, जैसे कि मानते हैं कि ये उत्तल लेंस का हम बनाए फिगर, तो उत्तल लेंस का ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। ये यहाँ से अगर देखिएगा तो ये होता है F1, ये हो गया F1। अगर यहाँ बातें करिएगा तो ये हो गया 2F2, ये 2F1 हो गया, ये हो गया जो 2F1 हो गया, और ये हो गया अनंत। उसी तरीक़ा से अगर बात करेगा तो यहाँ होता है F2, यहाँ होता है 2F2, और यहाँ हो गया अनंत, यहाँ जो हो गया अनंत। अगर वस्तु को यहाँ रखिएगा 1 नंबर पर तो आपको प्रतिबिंब कहाँ देखने को मिलेगा, तो फोकस F2 पर देखने को मिलेगा, F2 पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ बनेगा, यहाँ हो जाएगा 1 नंबर। उसी तरीक़े से अगर अनंत और 2F1 के बीच में रखिएगा यहाँ वस्तु 2 नंबर, अगर मानते हैं कि ये 2 नंबर रखे हैं तो आपका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा 2 नंबर पर, ये बन गया 2 नंबर पर। अगर मानते हैं 2F1 पर रखे हैं 3 नंबर तो यहाँ भी बनेगा कितना, तो 3 नंबर। उसी तरीक़ा से अगर बात करिएगा कि अगर 2F1 और F1 के बीच में रखेगा 4 नंबर तो इसी तरीक़ा से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा 4 नंबर। अगर मानते हैं कि रखिएगा F1 और ये पोल हो गया, यहाँ जो दिए पोल हो गया, इसके बीच में रखिएगा 5 नंबर, इसके बीच में रखिएगा, अच्छा 1 मिनट, हाँ 4, 1 सेकंड, अगर हम बात करते हैं देखिएगा, अगर हम यहाँ 5 रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब 5 नंबर का यहाँ बन जाएगा। तो इसी तरीक़ा से एक यहाँ मिस हुआ है जो रख के दिखा देते हैं आपको। अगर मानते हैं कि 3 नंबर हुआ तो ये बताइए कि फोकस और यहाँ रखेगा 2F1 और F1 के बीच में रखेगा 4 नंबर, तो आपको बनेगा कहाँ, तो यहाँ बनेगा 4 नंबर। अगर F1 पर रखेगा 5 नंबर तो बनेगा अनंत पर कौन सा, तो 5 नंबर। उसी तरीक़ा से अगर F1 और पोल के बीच में रखेगा 6 नंबर तो आपका प्रतिबिंब लेंस के पीछे बन जाएगा कहाँ, तो 6 नंबर। तो इसी तरीक़ा से ये बताइए पूछा है कि सामने कहाँ बना है, उत्तल लेंस के सामने कहाँ बना है, तो 2F1 पर जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, तो 2F2 पर बना है, 2F2 पर बना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बना है वो 2F1 पर बना है, 2F1 पर रखा, मतलब किसी वस्तु को प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, तो 2F1 पर रखना पड़ेगा। अब इस समझिएगा, इसका हम क्लास एक्स्ट्रा लेके आवेंगे न्यूमेरिकल का, तब समझा देंगे, कारण कि यहाँ लिखना थोड़ा क्वेश्चन पर पता आपको नहीं चल रहा है, तो हम न्यूमेरिकल लाएंगे तो समझा देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2F1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि अवतल लेंस का नाभिकीय लंबाई क्या होती है। तो आपको हम अब ये बताएं कि अवतल लेंस का भी नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि जब वस्तु को पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बोलता है कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाए तो अभिसरण लेंस में, अभिसरण लेंस का मतलब कौन सा लेंस हो गया, तो उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस का बात कर रहा है। तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा जब कहाँ रखेगा, तो वस्तु को फोकस पर रखेगा। वस्तु को अगर फोकस पर रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, और अनंत पर बना हुआ प्रतिबिंब कंसीडर नहीं किया जाता है,
आपको बता देते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब को भी कंसीडर नहीं किया जाता है और अनंत पर बना हुआ प्रतिबिंब को भी कंसीडर नहीं किया जाता है। तो उत्तल लेंस में अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु को फोकस पर रखेगा, फोकस बिंदु पर रखेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अनंत पर बनता है। इसलिए बोला है कि जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, मतलब वही काल्पनिक मान लिया जाता है कि अब जो अनंत पर बना हुआ प्रतिबिंब को नगण्य मान लिया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि जब कोई भी वस्तु उत्तल लेंस के पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा बनाता है। अभिवर्धित, आभासी, अभिवर्धित मतलब बड़ा और आभासी मतलब काल्पनिक और सीधा बनाता है। तो बताइए कि कहाँ वस्तु को रखिएगा उत्तल लेंस में, तो आपको आवर्धित मतलब बड़ा होना चाहिए, आभासी होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, सीधा प्रतिबिंब होना चाहिए। तो फिर से हम एक फिगर बना देते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, काहे कि यहाँ बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये जैसे बना दिए उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस यहाँ बनाए तो ये हो गया पोल, ये हो गया पोल, मानते ये हो गया F1, ये हो गया F2 F1 और ये हो गया अनंत। उसी तरीक़ा से ये बताइए कि ये हो गया F2, यहाँ हो गया 2F2 और यहाँ हो गया अनंत। आपसे आवर्धित बोला है, तो जब वस्तु को 2F1 और पोल के बीच में यहाँ रखिएगा, अगर हम मानते हैं वस्तु को ये पोल और F1 के बीच में यहाँ अगर वस्तु रखिएगा तो प्रतिबिंब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ बनाता है कैसा? तो काल्पनिक बनाता है, काल्पनिक बनाता है, काल्पनिक के साथ साथ सीधा बनाता है और सीधा के साथ साथ बड़ा बनाता है। तो बड़ा को ही हम कहते हैं आवर्धित, आभासी को ही कहते हैं काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाया। तो कहाँ पर रखना पर? तो आपको प्रतिबिंब कहाँ रखना पड़ेगा? तो प्रतिबिंब आपको F1 और O के बीच में, मतलब F1 और O के बीच में रखना पड़ेगा। F1 और O का मतलब ये हो गया कि पोल के बीच और F1 के बीच रखना पड़ेगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण की आवर्धन होना चाहिए। बोला है कि आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? तो धनात्मक होना चाहिए। आभासी मतलब काल्पनिक और सीधा छवि को दर्पण का कैसा होना चाहिए? तो ये बताइए कि आभासी कौन बनाता है और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए कौन सा? तो धनात्मक होना चाहिए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगर यहाँ समझा देते हैं, क्या कि यहाँ कुछ समझने का भी पॉइंट है, आपको हम बता देते हैं कि आभासी का अगर केस में लीजिएगा तो M को दो प्रकार के बनता है। इसमें अगर माइनस में बनता है, ऋणात्मक में, तो प्रतिबिंब देखने को मिलता है कौन सा? तो काल्पनिक वास्तविक देखने को मिलता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, उल्टा। अगर मानते हैं आवर्धन माइनस में चला आया तो आपको प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। अगर आवर्धन प्लस में आ गया तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक। अगर बात करिएगा तो कैसा बनता है? तो काल्पनिक, और काल्पनिक के साथ साथ क्या बनता है? तो सीधा बनता है, काल्पनिक के साथ साथ सीधा बनता है। जैसे आपको हम समझा देते हैं एग्जाम्पल लेके, जैसे ये बताइए कि आवर्धन जैसे मानते हैं कि -2 आ गया, तो ये पूछेगा कि कैसा प्रतिबिंब आवर्धन पर बनेगा? तो -2 मतलब कि वास्तविक बनेगा। ऐसा बनेगा तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। उसी तरीक़ा से अगर मानते हैं कि आवर्धन अगर +2 आ गया तो इस केस में क्या बनेगा? तो काल्पनिक बनेगा। क्या काल्पनिक बनेगा? और काल्पनिक के साथ साथ हमेशा क्या बनता है? तो सीधा बनता है। तो ये भी याद रखिएगा। और यही प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि बताइए कि आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए? तो आवर्धन क्या होना चाहिए? आभासी मतलब होता है काल्पनिक, तो धनात्मक होना चाहिए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती है कि एकमात्र घटना कौन सी हुआ है। बोला कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और इस साबित करती है कि एकमात्र घटना कौन सी हुआ है? तो ध्रुवीकरण हुआ है। आपको हम बता देते हैं कि ध्रुवीकरण एक पूछता है और एक आपसे विवर्तन पूछता है। दो को तुलना आप करके हम बता देते हैं आपको, और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। एक पूछता है विवर्तन, और एक पूछता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण पूछता है, एक ध्रुवीकरण पूछता है, एक विवर्तन। विवर्तन की घटना जो होता है वो ध्वनि के साथ होता है और ध्रुवीकरण का घटना होता है प्रकाश के साथ। याद रखिएगा, मतलब ध्रुवीकरण का मतलब ये होता है कि किसी खास दिशा में भेजना, खास दिशा में भेजना। तो ये बताइए, ध्वनि को आप खास दिशा में नहीं भेज सकते हैं, लेकिन विवर्तन का घटना होता है ध्वनि के साथ,
और इसका एग्जाम्पल भी आपको हम बता देते हैं कि विवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे बंद कमरे में कोई इंसान अगर बात कर रहा है, कोई व्यक्ति बात करता है, तो उसका ध्वनि बाहर निकल सकता है लेकिन प्रकाश बाहर नहीं निकलता है। तो घटना किसके साथ हुआ? तो ध्वनि के साथ घटना हो गया, लेकिन प्रकाश के साथ नहीं हुआ। ध्रुवीकरण कहता है कि किसी खास दिशा में भेजना। तो किसी खास दिशा में आप प्रकाश को भेज सकते हैं, ध्वनि को नहीं भेज सकते हैं, तो उसके साथ ध्रुवीकरण के साथ कौन हो गया? तो प्रकाश हो गया। और जब प्रकाश, पता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग होता है, तो जब प्रकाश अनुप्रस्थ रंग होगा तो ध्रुवीकरण भी अनुप्रस्थ का पालन करेगा। तो यही प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा भी गया है कि एक प्रकाश एक अनुप्रस्थ है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती है कौन सा? कौन साबित करता है? तो ध्रुवीकरण साबित करता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो यह क्या हो सकता है? ये बताइए। 2 डायोप्टर है, कौन सा डायोप्टर है? तो आपको दिया है +2 डायोप्टर। यहाँ याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा डायोप्टर दिया है? तो +2 डायोप्टर दिया है। आपको पता है कि P बराबर होता है 1/8 जब मीटर में हो, और अगर P बराबर बताइए कि 100/8 कब होता है? जब सेंटीमीटर में हो। पहला बात ये बताइए कि फोकस किसका पॉजिटिव आवेगा? जिसका फोकस आवेगा प्लस उसका डायोप्टर भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगा प्लस, और जिसका फोकस होगा निगेटिव उसका शक्ति भी मिलेगा निगेटिव। तो ये बताइए प्लस आया है, तो प्लस आया है तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्लस देखने को मिलता है अवतल, इसमें भी नहीं देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे तो अवतल में तो दिखने को मिलता ही नहीं है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण आ गया है। अब दो को फंसाया है कि लेंस होगा कि दर्पण होगा, लेंस होगा कि दर्पण होगा। अब ये बताइए कि लेंस दिया है तो दर्पण तो हो नहीं सकता है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि अवतल लेंस के माफ़ करिएगा एक सेकंड, बोला कि अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी? अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी? तो बिना विचलन के निकल जाएगी, बिना विचलन के। आपको हम बता देते हैं कि जैसे ये बताइए, ये हो गया कौन सा? तो अवतल लेंस हुआ। और ये अवतल लेंस अगर प्रकाश भेजेगा, एक सेकंड, ये हो गया मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के समांतर जैसे कोई प्रकाश अगर गया तो ये तो बिखरेगा, तो ये तो इस साइड भागेगा, और यहाँ से ये निकलेगा तो ये साइड निकलेगा, और इसी तरीक़ा से यहाँ जो बना ये तो परिवर्तित हो गया, तो ये हो गया फोकस। लेकिन आपसे ये प्रश्न में नहीं पूछा, आपसे प्रश्न ये पूछा कि ये बताइए कि ये अवतल लेंस है, और अवतल लेंस से अगर मानते हैं केंद्र है, और यहाँ से अगर प्रकाश अगर गुजारिएगा तो केंद्र से गुजरेगा तो सीधे पार हो जाएगा, बिना किसी विचलन के निकल जाएगा, बिना किसी विचलन के केंद्र से निकल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा? तो बिना किसी विचलन के निकल जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों के द्वारा किया जाता है। लेंस का कौन सा लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को द्वारा किया जाता है? आपको बताए थे कि निकट में कितने शब्द आता है? तो 3 को आता है। तो उपचार कितने को मिलेगा? तो 4। बताइए कि उपचार हमेशा क्या होगा? तो बड़ा होगा। तो 3 से 4 शब्द खोजिए। तो बेलनाकार का तो कोई कहानी नहीं है। ये बताइए उत्तल अवतल भी नहीं होगा। एरा में 3 शब्द हैं, तो इसका हो जाएगा कौन सा? तो अवतल लेंस का उपयोग कर सकते हैं। अगर बोल देगा कि ठीक है बताइए दूर दृष्टि दोष में किसका उपयोग कर देंगे? तो दूर दृष्टि दोष में यहाँ 2 शब्द है, तो यहाँ 2 है, तो इसका उपचार 3 होगा। 3 कौन सा होगा? तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, आप बताते हैं कि उत्तल और अवतल लेंस आती है। दूर दृष्टि और निकट दृष्टि होता क्या है? निकट दृष्टि दोष में बोलता है कि निकट की वस्तु दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखता है, ये निकट दृष्टि दोष हो गया। और दूर दृष्टि दोष बोलता है कि दूर की वस्तु दिखता है, निकट की वस्तु नहीं दिखता है, वो हो गया दूर दृष्टि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहते हैं? अब ये हम बताए हैं कि बोला कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख रहा है, एक मतलब उसका कौन सा दोष है? तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है, निकट के दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, और निकट दृष्टि दोष को हम कहते हैं मायोपिया।
क्या बोलते हैं, तो इसको हम मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, तो मायोपिया कहते हैं, इसको मायोपिया कहते हैं। और अगर दूर दृष्टि पूछ लेगा तो दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपोमेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपोमेट्रोपिया बोलते हैं। तो यही लिख देते हैं, यहाँ दिया हुआ है आपको। हम बोले हैं कि निकट दृष्टि दोष को बोलेगा मायोपिया। अगर हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष को हम बोलते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को। तो ये बताइए कि निकट, दूर की वस्तु तो नहीं दिख रहा है लेकिन निकट को दिख रहा है, तो कौन सा होगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा, इसको हम बोलते हैं मायोपिया। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दूर दृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति है उसका प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। मतलब रेटिना से क्या बनता है, तो रेटिना के पीछे बन जाता है, रेटिना के पीछे बनता है। किसको, तो दूर दृष्टि दोष को। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। आपको हम समझा देते हैं कि जिसे मानते हैं ए, जिसे ई आँख का हम फिगर बनाएं और आपको पता है कि ए होता है रेटिना, इसको क्या बोलते हैं, तो रेटिना बोलते हैं। और ये बताइए कि यहाँ लगा हुआ रहता है लेंस, यहाँ जो लगा हुआ रहता है वो लेंस रहता है। एक हम बता रहे हैं फिगर, जो जहाँ तक बन रहा है वहाँ तक हम बता देते हैं। ये हो गया रेटिना। अगर आपको प्रतिबिंब रेटिना से अगर पहले बन जाता है, यहाँ अगर प्रतिबिंब बन गया तो इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अगर रेटिना से पीछे बन गया, इन्ने बन गया, तो इसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो इसीलिए लिया जाता है कि रेटिना से पीछे अगर बनता है तो दूर दृष्टि कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो उसको कौन सा किया जाता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ये बताइए, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा, जिसे ये बता बाइफोकल जो होता है ये दोनों से है, निकट दृष्टि दोष भी होल है और दूर दृष्टि दोष भी होल है, तो उसको बोलते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि से पीड़ित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, जो लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न में देखिएगा 100 नंबर में बोला गया है कि एक गोलाकार दर्पण पतली गोलाकार लेंस प्रवर्तक में 20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में कौन सा सत्य होने की संभावना है। तो ये बताइए कि जो पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई है, तो ये बताइए एफ दे दिया -20 सेंटीमीटर है, एफ क्या दिया, तो -20 सेंटीमीटर दिया है। तो ये बताइए कि फोकस तो नेगेटिव में नहीं होता उत्तल का, यहाँ भी नहीं होगा, ये बताइए यहाँ भी नहीं होगा, तो आप सीधे काट सकते हैं कि जब भी होगा तो दोनों अवतल में, चाहे तो अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, फोकस उसका होता नेगेटिव, और इसका ऑप्शन हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्त बता देते हैं कि इसमें हम 40 प्रश्न करने का कोशिश किए हैं और इसका फैक्ट के साथ साथ हम कुछ समझाने का भी प्रयास किए हैं। इससे भी बेस्ट हम कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रीवियस पेपर हो और उससे रिलेटेड क्या प्रश्न बनेगा वो भी हम बताते जा रहे हैं। तो इस सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।